गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे पजल्स के सेशन चल रहे थे जिसमें आज हम अरेंजमेंट से रिलेटेड सर्कुलर वाला डिस्कस करेंगे और लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा उसमें हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देखा था। एक फैमिली को हमने रेक्टेंगुलर टेबल में अरेंज किया था। तो आज हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप अगर खुद से ट्राई करेंगे फिर उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं। बोला क्या है, एलिमेंट पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम ईच ऑफ देम। ये कितने लोग हैं, गिन लेंगे, 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हुए और इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस में बैठने पर क्या होगा, अपोजिट एंड में भी कोई ना कोई होगा। तो हम सर्कल ना बनाकर इस तरीके से बना लेंगे। 8 लोग हैं ना, हम ऐसा बना लेंगे, ठीक है। जब भी कभी ऐसा बुलाओ इवन नंबर में लोग बैठे हों 6 या 8 तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। 8 लोगों के लिए इस तरीके से, 6 लोगों के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस बुलाओ। ऐसा बनाने से फायदा क्या होता है कि अपोजिट एंड में कौन बैठा है वो एक क्लैरिटी रहती है, ठीक है। बनाने के लिए सर्कल भी बना सकते हैं, 8 प्लेसेस में मार्किंग कर सकते हैं। ऑड नंबर के केस में तो सर्कल ही बेटर रहता है कि हम सर्कल बनाए 5 प्लेसेस में मार्किंग करें, सर्कल बनाए 7 प्लेसेस में मार्किंग करें, ठीक है। लेकिन इवन नंबर के केस में ऐसे बनाना बेटर रहता है क्योंकि ये क्लैरिटी रहती है कि आमने सामने कौन है, ठीक है। वरना ऐसे में कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा तो 8 लोग हैं, सर्कल में बैठाना है तो हमने इस तरीके से बना के, और हमें ये क्लियर है कि आमने सामने कौन होगा एग्जैक्टली, ठीक है। और सम आर फेसिंग सेंटर व्हाइल सम फेस आउटसाइड। देखो नॉर्मली क्वेश्चंस क्या होते हैं, फेसिंग सेंटर होते हैं, कई बार क्वेश्चंस होते हैं फेसिंग आउटसाइड होते हैं। अब यहाँ पर ये भी नहीं बताया कितने लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, कितने लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 5 लोग सेंटर फेस कर रहे हो, 3 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हो, 4 लोग सेंटर फेस कर रहे हो, 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हो। तो ये क्लैरिटी यहाँ पर है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। वो आगे देखेंगे कितने लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, कितने आउटसाइड। बस ये ध्यान रखना है कि सेंटर फेसिंग या आउटसाइड फेसिंग से लेफ्ट और राइट में फर्क पड़ जाता है। मतलब अगर मैं किसी को यहाँ बैठा हूँ वो सेंटर फेस कर रहा है तो उसका राइट हैंड इस तरफ आएगा, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पर बैठा है अब वो आउटसाइड फेस कर रहा है तो उसका राइट हैंड इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड उस तरफ आएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट होता है हमारे फेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जो सेंटर फेसिंग कर रहा है उसका राइट हैंड इस तरफ आएगा, लेकिन वो आउटसाइड फेसिंग होता तो उसका राइट हैंड इस तरफ आता, क्योंकि लेफ्ट और राइट होता है फेस के अकॉर्डिंग। तो उसमें फर्क पड़ जाएगा फेसिंग सेंटर, फेसिंग आउटसाइड से, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। हम किसी ऐसे बंदे को बैठाएंगे पहले जिसकी वजह से सब बैठ जाएं, तो ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। ओ को हम बैठा सकते हैं अगर एल बैठ जाए तो, ठीक है। लेकिन अब हम एल को बैठाएंगे तो हमें ये नहीं पता ना एल फेसिंग सेंटर है या आउटसाइड है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत हो नहीं पाएगी। और हमने पहले अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में ये भी डिस्कस करा था, अगर फेसिंग सेंटर है क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, फेसिंग आउटसाइड है तो क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से, ठीक है। फेसिंग सेंटर है तो यहाँ से शुरुआत करने से फायदा क्या होता है कि यहाँ जो भी बैठा है उसका राइट हमारा राइट सेम होता है, और यहाँ जो भी बैठा है उसका लेफ्ट, यहाँ जो भी बैठा अगर फेसिंग आउटसाइड है तो पहले बंदे को यहाँ इसलिए बैठा रहे हैं तो यहाँ जो भी बैठा है उसका राइट हमारा राइट सेम होता है, कंफर्ट जोन होता है। तो फेसिंग सेंटर है, क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से, फेसिंग आउटसाइड है, क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से। तो ये हम बेसिक्स में कर भी चुके हैं डिस्कस, ठीक है। तो हमारे पास बोला हुआ है O से सेकंड टू द राइट ऑफ L। अब क्योंकि अगर हम L को यहाँ पर बैठाते भी हमें पता नहीं ना वो फेसिंग सेंटर है आउटसाइड है, तो L का राइट या लेफ्ट हमें पता नहीं होगा ना किस तरफ है, वो देख किधर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हो सकती। बोथ O एंड L फेस द सेम डायरेक्शन। O और L सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हो सकती। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन P एंड M। P और M के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तो क्लियर है, 3 लोग बीच में बैठे होने का मतलब है कि P और M अपोजिट एंड में। आप कहीं भी रखो P को, बीच में 3 लोग, चाहे लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें, तो P और M अपोजिट ही आएंगे। P को यहाँ पर रखूँ, बीच में 3 लोगों को बैठाना है, चाहे इधर चाहे इधर, तो P और M अपोजिट आएंगे। तो एक बात क्लियर है कि P और M अपोजिट है, ठीक है। वो अभी हम बैठा भी सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। P इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ L नॉर O, ठीक है। तो P ना तो
इमीडिएट नेबर है एल का नॉर ओ का। फिर बोला एम फेसेस आउटसाइड। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत की जा सकती है, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत, क्योंकि यहां पर हमें बोल दिया ना आउटसाइड फेसिंग है। कम से कम एक का तो बोला, अभी तक हम पढ़ते चले गए तो अभी तक किसी का नहीं पता था कि फेसिंग आउटसाइड है या फेसिंग सेंटर है। ठीक है, यहां पर अब इतना सारा पढ़ने के बाद हमें अब मिला कि फेसिंग आउटसाइड, तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे। एम आउटसाइड फेस कर रहा है, मैं ऐसा एरो बना दूं, एम फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, अब आगे डेटा पढ़ने का मतलब है, आगे अगर देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या बोला है, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। चलो ये भी पता चल रहा है, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। एम क्योंकि आउटसाइड फेसिंग है, आर एम के इमीडिएट लेफ्ट में, तो आर इधर आ जाएगा। एम आउटसाइड फेसिंग है ना, अगर एम इधर फेस कर रहा होता तो एम का लेफ्ट इधर होता, लेकिन एम आउटसाइड फेसिंग है तो एम के लेफ्ट में, आर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्लियर हुआ। और Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो फिलहाल ऐसा करते हैं यहीं पर रुक जाते हैं और ऊपर के जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़े थे ना उन्हीं को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ऊपर के पढ़े हुए स्टेटमेंट्स को, क्योंकि अगर हम आगे पढ़ते चले गए तो डेटा बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास और हम पजल हो जाएंगे। हमें क्या करना है, जो भी डेटा हमने अभी तक पढ़ा है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, जो कि अभी तक किया नहीं। ऊपर की 3-4 लाइन्स हमने पढ़ी और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर की 3-4 लाइन पढ़ने के बाद हम कोई स्टार्ट नहीं कर पाए थे क्वेश्चन में, लेकिन आगे जाके एकदम से कुछ तो कर पाए। तो फिर देखते हैं कि एम और आर में कुछ, एम और आर से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर लिखी हुई है, एम यहाँ पर है देखो, क्योंकि जिनको हम अरेंज कर चुके हैं वही ढूंढ लेते हैं कॉमन कहाँ पर है। तो एम कॉमन है ना, एल ओ तो नहीं है, तो पी और एम तो आमने सामने होंगे, है ना। ओनली 3 पीपल सेट बिटवीन पी एंड एम, एम इधर है तो पी यहाँ पर हो जाएगा। अब P फेसिंग आउटसाइड है, फेसिंग सेंटर है, हमें पता नहीं है। ठीक है, और P और M के अलावा और क्या बोला हुआ है, R भी हो ही गया है। ठीक है, और कुछ हो सकता है, P ये भी बोला हुआ, P इज नॉट नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ L नॉर O। यहाँ पर L या O नहीं आएगा, यहाँ पर L या O नहीं आएगा। P जो है L या O के पड़ोस में नहीं है, तो L या O के लिए जगह कौन सी, पॉसिबिलिटी कौन सी है, ये और ये 3 पॉसिबिलिटी है एल या ओ के लिए। और क्या बोला हुआ, अभी हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो भी हमने पढ़े थे ना उसी को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बोथ ओ और एल फेस द सेम डायरेक्शन, ये हमें पता नहीं है। ओ सिज थर्ड टू द राइट ऑफ एल, मतलब एल के राइट में थर्ड ओ होगा, एल के राइट में 2 लोग और तब ओ होगा। अब एल का पता नहीं ना फेसिंग सेंटर है या फेसिंग आउटसाइड है, तो एल या ओ के बीच में 2 लोग होंगे, ये तो पक्का है ना, कहीं भी बैठे वो 2 लोग होंगे, चाहे वो अब यहाँ पर एल का हमें बस पता नहीं है कि फेसिंग सेंटर है या आउटसाइड है, तो एल तो यहाँ पर रख नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ 2 लोग फिर ओ के लिए जगह नहीं है, एल यहाँ पर होगा 2 लोग फिर ओ के लिए जगह नहीं है, तो एल या ओ तो यहाँ पर आएंगे। पॉसिबिलिटी यही होगी, क्योंकि बीच में 2 लोगों को रखना, बस हमें ये नहीं पता कि एल और ओ फेसिंग सेंटर है या आउटसाइड है, क्योंकि और ये भी बोला हुआ है कि बोथ ओ एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन, या तो दोनों सेंटर फेस कर रहे होंगे या तो दोनों आउटसाइड, और एल के राइट में ही ओ को रखना है। अगर बाहर देख रहे होंगे दोनों तो एल यहां पर होगा, फिर एल के राइट में होगा, अगर फेसिंग सेंटर होगा तो एल यहां पर होगा, एल के राइट में तभी हो पाएगा। पूरा इंटरप्रिटेशन आपको करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अगर आप इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे और स्टेटमेंट को यूज नहीं करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपसे पजल सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, मैंने बस यही करा है, यहां तक पढ़ा, उससे आगे मैंने नहीं पढ़ा, और जैसे ही मुझे ये पता चला और फिर उसके बाद आर एन कॉमन था वो भी मैंने फिल कर दिया, उसके बाद पुराने पढ़े हुए स्टेटमेंट्स को ही मैं यूज करता जा रहा हूँ। अभी तो मैंने आधी पजल पढ़ी भी नहीं है और कई चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, और आप अगर ये सब सॉल्व किए बिना आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पजल सॉल्व नहीं हो पाएगी। पजल्स में इंपॉर्टेंट यही है कि आप मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करें हर स्टेटमेंट को। ठीक है, तो जो अभी तक पढ़ा उसमें दोबारा से देख लेते हैं। ओ सिज थर्ड टू द राइट ऑफ एल। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं ना दोनों बाहर देख रहे हैं सेंटर, क्योंकि दोनों या तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दोनों या तो दोनों अंदर देख रहे हैं या तो बाहर, तो फिलहाल तो पता नहीं। पी आर एम हो गया, ये तो पी इज नाइदर इमीडिएट, ये भी हमने यूज कर लिया। एम्फेसिस ये भी यूज कर लिया, ये भी। अब हमने जो भी स्टेटमेंट है वो यूज कर लिया, बस ये रह गया कि दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इसको यूज करना बाकी है। दोनों या तो सेंटर फेसिंग होंगे या तो आउटसाइड फेसिंग होंगे। अब Q सिज टू द इमीडिएट राइट ऑफ N, Q N के इमीडिएट राइट में, तो Q जो है N के इमीडिएट राइट में,
तो एन क्यू, एन के इमीडिएट एन क्यू साथ में आएंगे, वो यहीं पर आएंगे, है ना, एन क्यू तो यहीं पर आएंगे ना, ठीक है, ये तो क्लियर है, एन ऑब्लिक क्यू, क्योंकि इमीडिएट राइट में दोनों अगल दो सीट वैकेंट होनी चाहिए, यहाँ 3 सीट ये वैकेंट है तो 2 एक साथ अगल बगल में वैकेंट यही है, तो एन क्यू यहीं पर आएंगे और हमारे पास जितने लोग हैं वो सब लगभग बैठ गए, केवल एक कौन रह गया, एस। तो एस के लिए तो, और क्योंकि यहाँ एन या क्यू में से कोई एक आएगा तो एस के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये। आगे बढ़ते हैं, क्यू सिस्ट इमीडिएट राइट ऑफ एन, नाइदर एल नॉर ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एल या ओ एन के पड़ोस में नहीं है, एल या ओ तो यहाँ पर आएंगे, एन के पड़ोस में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्यू आएगा और एन यहाँ पर आएगा, ठीक है, एल या ओ एन के पड़ोस में नहीं है, तो इसका मतलब एन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, और एन के राइट में क्यू होना था, तो एन कहाँ होगा, एन फेसिंग सेंटर होगा, एन के राइट में तभी क्यू होने वाला है, तो एन क्या होगा, फेसिंग सेंटर, ठीक है, ये हमें पता लगा। अब आगे आते हैं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस अपोजिट डायरेक्शन, एम के इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन फेस करें, मतलब अगर एक बाहर देख रहा है तो एक अंदर देख रहा होगा, है ना, या ये अंदर देख रहा है तो वो बाहर देख रहा होगा, दोनों नेबर अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब ये बाहर तो ये अंदर तो बाहर, ये नहीं है, ठीक है। फिर एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एस आर के राइट में थर्ड है, देखो एस और आर तो पहले ही बैठे हुए हैं, आर के राइट में थर्ड एस तभी होगा जब आर फेसिंग सेंटर है, क्योंकि आर अगर फेसिंग आउटसाइड हो जाएगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो हमें ये पता लगा कि आर फेसिंग सेंटर है, ठीक है, इस लाइन से आर फेसिंग सेंटर है, और इससे ऊपर वाली जस्ट लाइन क्या थी, एम के जो नेबर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये अंदर की तरफ देख रहा है तो ये बाहर होगा, है ना, एम के नेबर्स क्या है, क्या लिखा हुआ है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो एम बाहर देख रहा है तो ये एम के अपोजिट नेबर, तो ये हमारा अंदर की तरफ देख रहा है तो ये बाहर देख रहा होगा, जो एम के नेबर है अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, ऐसा बोला है, ठीक है। और एल और ओ के बारे में एक बात भी बोली थी कि दोनों सेम डायरेक्शन है ना, तो ऐसा कर लेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बाहर की तरफ, और एल के राइट में ही ओ को होना था, अगर ये बाहर देख रहे हैं तो एल को इधर नहीं रख सकते ना, एल के लेफ्ट में ओ हो जाएगा वरना, तो एल को इधर ही रखना है, एल के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ओ, ऐसा हो जाएगा, एल के राइट में ओ को रखना है ना, इधर रखेंगे तो एल के लेफ्ट में हो जाएगा ना अगर फेसिंग आउटसाइड है, ठीक है। फिर बोथ आर एंड क्यू फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ एस, आर और क्यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं जो कि एस की है, तो आर तो ये है, क्यू की भी सेंटर होगा, एस की भी सेंटर होगा, ये तो बोल रहे हैं आर और क्यू फेस सेम डायरेक्शन ऑफ एस, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको ये पजल आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आप खुद से एक बार ट्राई करें और उसके बाद सोल्यूशन देखें, ठीक है, खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पर ही ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, ऐसे देखते रहने से आप सोल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, आपको केवल ये पता लगेगा कि अप्रोच क्या होती है, खुद करने से ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है इसमें, ठीक है। आर एन क्यू फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ एस, पी फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ एन, पी एन के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो पी एन के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो एन तो ये सेंटर है, तो पी क्या होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारी पजल सॉल्व हो गई, कुछ सेंटर फेसिंग थे, कुछ आउटसाइड फेसिंग थे, जो भी डेटा था उसके बेसिस पे हमने ये बनाया, काफ़ी अच्छी पजल थी, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेफ्ट और राइट और सर्कुलर अरेंजमेंट की काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और अगर इससे कम लेवल के क्वेश्चन आए तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, आपको बस इसमें एक बार प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में सर्कुलर अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं, खासकर एसबीआई पीओ, आरबीआई में या आरआरबी पीओ में, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड या रो अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो भी अभी हमने पुराने क्वेश्चंस करें इनिशियल क्लासेस में उनका लेवल थोड़ा कम था, लेकिन आपको पहले वो वाले जिनका लेवल कम है, लेवल 1 के क्वेश्चंस करने हैं पजल्स में, उसके बाद ही लेवल 2 में आना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।